नसीबपुर नामक एक हरा भरा गांव है। उस गांव में एक ही स्कूल है, नसीबपुर उच्च विद्यालय। बुद्धन उसी स्कूल के क्लास 8 का छात्र है। बुद्धन के पिता दुखीराम एक मोची हैं। पूरे गांव में किसी का भी जूता या चप्पल फट जाए तो उसको सीकर ठीक करना, पॉलिश करना ही उनका काम है। मगर इस काम में उनको पैसे बहुत कम मिलते हैं, इतने कम कि बुद्धन की पढ़ाई पर खर्च करने के बाद उनको 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता। दुखीराम की पत्नी विमला, जो घर का सारा काम करती है, इतने दुख में भी कभी कोई शिकायत नहीं करती। दोनों का एक ही सपना है, बुद्धन को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। बुद्धन अपने फटे हुए जूते पहनकर ही स्कूल जाता है। उसके पिता ने उसका जूता इतनी बार सिया है कि सुई घुसाने की कोई जगह नहीं बची है। एक दिन दुखीराम भगवान को रो रो कर विनती करता है, हे भगवान, और कितना दुख सहना बाकी है। ईमानदारी से काम करता हूँ, धूप बारिश तूफान में भी। आज मेरे ही बेटे के पैर में एक अच्छा जूता तक नहीं है भगवान। जूता तो दूर, सही से खाना भी नहीं खिला सकता। इस महीने एक भी पैसे हाथ में नहीं है। और कितने दिन, अब तो अपनी दया दृष्टि डालो प्रभु, और नहीं सहा जाता। हम पर दया करो भगवान, दया करो प्रभु, दया, नहीं तो हम मर जाएंगे प्रभु। भगवान से प्रार्थना करके विमला की दी हुई बासी रोटी और गुड़ लेकर काम पर चला जाता है। ऐसे ही एक दिन बुद्धन अपने स्कूल जाता है। स्कूल में सब नए जूते पहनकर आए हैं, मगर बुद्धन वही फटा पुराना जूता पहने हुए है। अभी तमाल और नंदू उसी क्लास के बहुत ही बदमाश बच्चे हैं। सबके पिता अमीर हैं, यहाँ तक के अभी के पिता तो गांव के प्रधान हैं। बुद्धन को देखकर अभी सबसे पहले खिल्ली उड़ाता है। अरे बुधन, पूजा के दिन भी वही फटे जूते। कितने साल हुए तेरे जूते को? दुखीराम मुझी फटे जूते बनाता है। उनकी बातें सुनकर बुद्धन दुखी होकर अपना सर नीचे कर लेता है। तभी सर आकर देखते हैं कि वो बच्चे बुद्धन का मजाक उड़ा रहे हैं। तब सर पीछे से आकर जोर से तीनों को डांटते हुए बोलते हैं, अरे तमाल, नंदू, तुम तीनों बहुत बदमाश हो गए हो। बुद्धन को परेशान करना छोड़ के अपनी जगह पर जाकर बैठो। जाओ यहाँ से। तीनों गुस्से में अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही सर ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे, वैसे ही अभी धीरे से बोलने लगा, धूर, सर की वजह से पूरा मजाक किरकिरा हो गया। रुको, स्पोर्ट्स क्लास के बाद उस भोंदू को रुला कर छोड़ूंगा। स्पोर्ट्स क्लास जैसे ही शुरू हुआ, तब स्पोर्ट्स सर ने सबको मैदान के चक्कर लगाने को कहा। जब सब मैदान में उतर गए, तब बुद्धन अपना फटा पुराना जूता क्लास के एक कोने में रखकर मैदान में उतरता है। तब स्पोर्ट्स सर बोलते हैं, बेटा बुधन, बिना जूतों के मैदान में नहीं उतर सकते। कितनी बार बोलूंगा? लेकिन सर, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, और कुछ दिन अनुमति दीजिए सर। उसके बाद पिताजी कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर करेंगे। बुद्धन की बात सुनकर सर एक लंबी सांस लेते हुए बुद्धन को अनुमति दे देते हैं। बुद्धन भी अनुमति पाकर दौड़ने चला जाता है। कुछ ही पल बाद अभी रुक जाता है। अभी को रुका देखकर अभी के पास सर पहुंचते हैं। क्या हुआ अभी? सर, तबीयत ठीक नहीं लग रही, सर दर्द कर रहा है। अभी की बात सुनकर सर उससे पूछते हैं, अरे ये क्या, तू घर चला जा, इसके बाद ही तो छुट्टी हो जाएगी। अकेला घर जा पाएगा या बहादुर को भेजूं तेरे साथ घर जाने के लिए? अभी अपना अभिनय जारी रखते हुए कहता है, नहीं सर, घर पास में है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेला चला जाऊंगा। ठीक है, मगर ध्यान से जाना बेटा। अभी जाते समय क्लासरूम से बुद्धन का जूता अपने बैग में छुपाकर ले जाता है। स्कूल से निकलकर कुछ दूर जाने के बाद एक गंदे तालाब में बुद्धन का जूता फेंक देता है।
स्पोर्ट्स क्लास खत्म होने के बाद बुद्धन क्लासरूम में आकर अपना जूता हर जगह ढूंढता है, मगर जूता कहीं नहीं मिलता। बुद्धन को देखकर तमाल और नंदू खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं, क्या हुआ? तेरा ओलंपिक का जूता ढूंढ रहा है? ढूंढ ढूंढ अच्छे से। दोनों हंसते हंसते चले जाते हैं। बुद्धन सब कुछ समझ जाता है और रोते हुए स्कूल से निकल जाता है। चलते चलते वो गांव के एकदम आखिर में जो जंगल है उसके बहुत अंदर तक चला जाता है। बहुत चलने के बाद वह थक जाता है और एक बूढ़े बरगद के पेड़ के पास आकर रुक जाता है। इतनी दूर नंगे पैर चलने के कारण उसके पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। कुछ कांटे भी चुभ जाते हैं उसके पैरों में। वो बूढ़ा बरगद का पेड़ जंगल का एक जादुई पेड़ था। वो बात कर सकता था। वो बुद्धन को रोते हुए देखकर अपनी भारी भरकम आवाज में कहता है, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? बुद्धन हैरान होकर देखता है। ध्यान से देखने पर बुद्धन को बरगद के पेड़ पर एक मुस्कान की रेखा दिखाई देती है। बरगद का पेड़ फिर से कहता है, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? तुमको रोता हुआ देखकर मुझे कष्ट होता है बेटा। बुद्धन रोते हुए जवाब देता है, रो न तो क्या करूं? हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे पिताजी मोची का काम करते हैं, लेकिन उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता। मेरे पिताजी बहुत अच्छा जूते बनाते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि जूतों की दुकान खोल पाए। और मेरे पास एक ही फटा पुराना जूता था। किसी तरह से काम चला रहा था, लेकिन आज स्कूल के कुछ बदमाशों ने वो जूता फेंक दिया। नया जूता खरीदना तो दूर, पिताजी के पास इतना चमड़ा भी नहीं है कि मेरे लिए एक नया जूता बना सके। अब मैं क्या करूं? पिताजी को कहूंगा तो उनको बहुत दुख होगा। क्या करूं मैं? ये सुनकर जादुई पेड़ फिर बोलता है, तो ये बात है बेटा, तुम मेरे तने के सामने खड़े होकर 3 बार ये मंत्र बोलो। 1 2 3, चौकोर हुआ गोल, जादुई पेड़ का दरवाजा खोल। अंदर जाकर जो भी तुम देखोगे उसमें से जो हो सके, जितना हो सके अपने पास रख लेना। लेकिन याद रखना, जाते ही दरवाजा बंद हो जाएगा। खोलने के लिए फिर से ये मंत्र बोलना। 1 2 3, गोल बन जा चौकोर, मुझे जरूरत नहीं और। ठीक है बेटा, समझे बेटा? बुद्धन पेड़ के सामने आकर 3 बार जोर जोर से मंत्र बोलता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि बरगद के पेड़ का दरवाजा खुल जाता है और बुद्धन उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है कि वहाँ सोने की मोहरें भरी पड़ी हैं और उसी के बीच में एक सोने का जूता भी रखा हुआ है। बुद्धन अपने पैंट के दोनों पॉकेट में सोने के कुछ सिक्के भर लेता है और फिर दरवाजे के सामने आकर वो मंत्र बोलता है और बाहर चला जाता है। तब जादुई बरगद का पेड़ बुद्धन को बोलता है, जूता क्यों नहीं लिया बेटा? सोने का जूता पहनने की मेरी योग्यता नहीं हुई है, और फिर मेरे पिताजी तो खुद मोची हैं। अब वो एक जूते का दुकान बना पाएंगे और मेरे लिए एक नया जूता बना देंगे। पिताजी का बनाया हुआ जूता सोने से भी कीमती है मेरे लिए। जादुई पेड़ ने फिर कहा, तुम्हारी ईमानदारी और नेक सोच से मैं खुश हूँ बेटा। तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ पर रहूंगा। बुद्धन जादुई बरगद के पेड़ को धन्यवाद देकर चला जाता है। इसके बाद दुखीराम ने एक जूतों की दुकान खोल ली, जहाँ सब नए नए डिजाइन के जूते मिलते हैं। घर भी थोड़ा बड़ा बना लिया। अब वो अच्छे से खाना खा पाते हैं।
बुद्धन के लिए भी दुखी राम ने एक बढ़िया सा नया जूता बनाकर दिया, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बुद्धन वो ही जूता पहनकर स्कूल जाता है, दौड़ता है, खेलता है। ये सब देखकर अभी को बहुत जलन होती है। अभी किसी तरह से ये जानना चाहता है कि बुद्धन की हैसियत कैसे सुधरी। एक दिन बुद्धन स्कूल से निकलकर बरगद के पेड़ के पास जाता है। बरगद का पेड़ बुद्धन को देखकर बोलता है, आओ बेटा आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार रखा है। सुनकर बुद्धन हैरान होकर कहता है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ, कुछ लेने नहीं आया। ये तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। तुम एक बार अंदर जाकर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जाओ अंदर जाओ। बुद्धन पेड़ के सामने खड़े होकर मंत्र बोलता है। दरवाजा खुलते ही बुद्धन अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही देखता है एक छड़ी हवा में लटकी हुई है। बुद्धन जैसे ही छड़ी को छूता है वो सोने की बन जाती है। बुद्धन छड़ी लेकर बाहर आ जाता है। इसे ले जाओ बेटा, कभी भी कोई मुसीबत हो या फिर कहीं जाना हो, तब इस छड़ी को हाथ में लेकर मन में 3 बार उस मंत्र को बोलना। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी बेटा। बुद्धन बरगद के पेड़ को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ अभी छुपकर देख रहा था। बुद्धन के जाते ही अभी मंत्र बोलकर पेड़ के अंदर चला जाता है। इतना सारा सोना देखकर अभी पागल हो जाता है। वो इधर उधर कूदने लगता है, खुशी से चिल्लाने लगता है। जब उसे ध्यान आया कि ये सब सोना लेकर बाहर जाना होगा, तब उसने देखा कि दरवाजा तो बंद है। उसने दरवाजे को जोर जोर से ठोका, चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी को बाहर आने का मंत्र नहीं पता था। वो गुस्से से पागल हो गया। फिर अपनी गलती के लिए रोते हुए माफी मांगने लगा। इधर गांव के प्रधान का लड़का है अभी। इतने में उसको सब ढूंढने लगे। कुछ देर बाद दरवाजा तो खुलता है, पर साथ में भारी भरकम आवाज में बरगद का पेड़ बोलता है, अगली बार किसी गरीब असहाय को तकलीफ दोगे तो इससे भी कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, याद रखना ये बात। अभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। जी मैं समझ गया, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मुझसे। इधर बुद्धन उस सोने की छड़ी को अपने पढ़ाई के टेबल पर अच्छे से सजाकर रख देता है और उसका परिवार एक सुखी जीवन यापन करते हैं।